वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का वन शॉट लेने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स पूरा चैप्टर हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 7 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। और जितने क्वेश्चंस हम लोग इसमें लेंगे उसी में से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क का और क्वेश्चन आता है। 7 मार्क का विद ऑप्शन के साथ रहता है। तो एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल, ये कंफर्म होता है। ये चैप्टर में से हम लोग तो इसी चैप्टर में से 7 मार्क्स पूरे पूरे कंफर्म आप लोगों को होंगे। तो अच्छे से ये वीडियो अच्छे से कर लेना। आप लोगों को इसी में से 7 मार्क पूरे पूरे इसी में से मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों को बोलता है अगर दो सिस्टम ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो दोनों फिर तीसरे सिस्टम के कांटेक्ट में रहेंगे, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। मतलब कि अगर दो सिस्टम हम लोगों के पास है और ये दो सिस्टम थर्ड सिस्टम के कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और थर्ड सिस्टम भी उनके कांटेक्ट में आता है, तो ये थर्ड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब कि हम लोगों के पास 3 सिस्टम है, ए, बी एंड सी। तो ए सिस्टम और बी सिस्टम ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एंड जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों के कांटेक्ट में अगर सी आता है तो यहां पे हम लोगों को ए, बी एंड सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बताएगा हम लोगों को? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, अगर ये दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों तीसरे सिस्टम के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, उसका सराउंडिंग क्या होता है? तो सिस्टम मतलब क्या? तो सपोज ये क्लास हम लोगों का हो गया सिस्टम। ये क्लास क्या हो गया हम लोगों का? सिस्टम। उसके बाद बाउंड्री किसको बोलेंगे? तो क्लास की जो दीवारें होती है, वॉल्स होती है, वो वॉल्स हो जाएगी उसकी बाउंड्री। एंड सराउंडिंग मतलब कि इस वॉल के बाहर का जो सराउंडिंग होगा, क्लास के बाहर का जो सराउंडिंग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उसका सराउंडिंग। ठीक है, इसका पीडीएफ में आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर देना। देन ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सिस्टम ये ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है जो हीट एंड मैटर दोनों अलाउ करेगा। क्या करेगा? ओपन सिस्टम हम लोगों को हीट भी ट्रांसफर करेगा और मैटर भी ट्रांसफर करेगा। ओपन सिस्टम में दोनों चीजें ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ हम लोग क्लोज सिस्टम से हीट बाहर निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि पूरी तरीके से पैक है, जिसमें से ना हम लोग हीट को निकाल सकते हैं और ना हम लोग हीट को डाल सकते हैं, ना हम लोग उसमें से मैटर निकाल सकते हैं और ना हम लोग उसके अंदर मैटर डाल सकते हैं। टोटली आइसोलेटेड रहेगा, टोटली पूरी तरीके से सील्ड रहेगा, पैक्ड रहेगा। जैसे हम लोगों ने कोरोना में हम लोगों को आइसोलेट किया गया था, ना कोई अंदर आ सकता है और ना वहां से कोई बाहर जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से पैक्ड होता है, पूरी तरीके से सील्ड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? थर्मास ले सकते हैं। थर्मास में अगर हम लोगों ने गर्म चाय या फिर पानी अगर हम लोगों ने रखे तो वो जो वाटर रहेगा वो वाटर एज इट इज रहता है, ना ठंडा होता है और गर्म का गर्म ही रहता है। मतलब उसमें से ना हीट बाहर जाती है और उसके अंदर ना हीट आ सकती है। उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम लोगों को क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम लोगों को क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में देखो क्या बोला है हम लोगों को? व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। जैसे सपोज एक सिस्टम हम लोगों के पास है, सपोज एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, ये एक सिस्टम है हम लोगों के पास, इसमें हम लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट ऐड की, मतलब क्यू ऐड की। ठीक है, तो
जब किसी सिस्टम में हम लोग हीट ऐड करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, बराबर है। बट फर्स्ट हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग हीट ऐड तो करेंगे बट इसका वर्क डन, इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो हम लोगों को वर्क डन नहीं देगा, मतलब कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब हम लोगों को वर्क डन नहीं मिलेगा। तो फिर सिस्टम का जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनेगा, तो जितना हम लोगों ने हीट इसके अंदर ऐड किया था उतना ही हम लोगों का इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू डेल्टा U, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, जितना हम लोगों ने हीट इसके अंदर ऐड की सिस्टम के अंदर उतना ही इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिस्टम का वर्क, अब सिस्टम में हम लोगों को वर्क डन मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिस्टम में हम लोगों को वर्क डन मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों को उस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। वॉल्यूम अब बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेल्टा वी अब हम लोगों को मिलेगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो हम लोगों को यहाँ पे वर्क डन मिलेगा। अब वर्क डन कब मिल रहा है, वर्क डन हम लोगों को वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद मिल रहा है। वर्क डन कब मिल रहा है, हम लोगों को वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किए थे, सबसे पहले हम लोगों ने हीट ऐड किए थे, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करने पे हम लोगों को ये इक्वेशन मिला। तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे डेल्टा U इक्वल्स टू Q, जितना हीट हम लोगों ने ऐड किए उतना ही हम लोगों को इंटरनल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन में हम लोगों को बोला है कि अब मुझे इस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। क्या करना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो जब मैं इस सिस्टम का या फिर किसी सिस्टम का हम लोग जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो हम लोगों को वहां पे वर्क डन होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो भी इसका इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन मुझे मिलेगा, मतलब कि डेल्टा U इक्वल्स टू W हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है हम लोगों को, ये दोनों इक्वेशन अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, वॉल्यूम इंक्रीज किए। ठीक है, तो वर्क डन जो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिलेगा ये नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। अब इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिल गया, यहां पे भी इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिला। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगा, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा U था तो डेल्टा V एक बार लिखे, Q माइनस W, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब द चेंज इन, इसी के ऊपर ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन से ही हम लोगों को ये डेफिनेशन बनानी है, उसको स्टेटमेंट बनाना है। क्या मिलेगा हम लोगों को, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, डेल्टा U मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब माइनस हो रहा है, किसका डिफरेंस बिटवीन ले रहे हैं हम लोग, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव W आया था, मतलब माइनस W आया था। ठीक है, ऑन द सिस्टम होता तो प्लस होता।
तो इस इक्वेशन के ऊपर से अगर तुम लोगों को इक्वेशन लर्न है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन अगर तुम लोगों को याद है तो तुम लोग ये स्टेटमेंट इजीली लिख सकते हो। क्या है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे Q के फॉर्म में, मतलब हीट के फॉर्म में। तो इक्वेशन 3 दे देना इसको। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन 3, ये इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, किसके फॉर्म में लिखना है, हीट के फॉर्म में, मतलब Q के फॉर्म में। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस W, W को इधर ला लो तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पे हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलेगा ये हीट के फॉर्म में मिलेगा, इक्वेशन वही है, हम लोगों ने सिर्फ फॉर्म चेंज किए, यहाँ पे डेल्टा U के फॉर्म में था, यहाँ पे हम लोगों ने Q के फॉर्म में लिखी। अब ये इक्वेशन को दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 4। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, इसका भी स्टेटमेंट बदला है ना, इक्वेशन के फॉर्म, इक्वेशन के ऊपर से हम लोग इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, Q, हम लोग किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड कर रहे हैं, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा U, मतलब कि इंटरनल एनर्जी उसका इंक्रीज होगा, एंड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा। यहां पे हम लोग एक और डेफिनेशन इसका बना सकते हैं, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम और द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is the sum of internal energy of the system and the work done on the system by the surrounding। ये भी एक डेफिनेशन हम लोग इसका लिख सकते हैं, इक्वेशन के ऊपर से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशन हम लोगों के पास है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W एंड Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ये दोनों इक्वेशन के स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए अगर पूछा है तो स्टेटमेंट लिख के उसका इक्वेशन लिख लेने का, कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर 2 मार्क के लिए आता है तो तुम लोगों को पूरा थ्योरी के साथ लिखना पड़ेगा, इसके दोनों फॉर्म हम लोगों को बताना पड़ता है, इक्वेशन 3 फर्स्ट फॉर्म, इक्वेशन 4 सेकंड फॉर्म, दोनों फॉर्म बताना पड़ता है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, दोनों स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 2 मार्क के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। चलो नेक्स्ट कांसेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन के ऊपर। ये क्वेश्चन जुलाई 2024 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था, जुलाई 2024 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। कांसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन का ही है, बट उसका पीवी डायग्राम विद वेरिंग प्रेशर हम लोगों को पूछा गया है। तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। पहले पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसका पीवी डायग्राम भी देखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, सेम पिस्टन वाला डायग्राम बना के, पिस्टन सिलेंडर वाला डायग्राम बना के आप लोगों को इसको शो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, क्या कि हम लोगों ने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ली, क्या कि हम लोगों ने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोलते हैं, ये पिस्टन होता है, इसको पिस्टन बोलते हैं, इसको हम लोग पिस्टन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है, ठीक है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम लोगों ने लिए, हम लोग कुछ गैस, 1 मोल ऑफ गैस हम लोग यहाँ पे लेंगे, आइडियल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड क्या होगा, गैस को हम लोग एक्सपांड करते हैं, मतलब कि गैस को हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, तो इसके अंदर का जो भी सिस्टम गैस रहेगा ये एक्सपांड होगा। अब एक्सपांड होगा मतलब कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब सिस्टम का
वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेगा, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे एक्सपांशन होते हुए दिखेगा। क्या होते हुए दिखेगा हम लोगों को यहाँ पे? एक्सपांशन, सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांशन होते हुए दिखेगा। तो पिस्टन जो है, जो मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स जो है, ये इस पिस्टन को क्या करते हैं? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। क्या करवाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। ये देखो, ये इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस है। ये गैस को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, इसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा मतलब कि ये क्या करेगा? ये गैस पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्सपांड होने वाला है। एक्सपांड होने वाले मतलब कि ये जो पिस्टन रहेगा ये इस तरीके से मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक्सपांशन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे, जब किसी सिस्टम का पिस्टन एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन की वजह से पिस्टन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? तो नेगेटिव वर्क डन में सेम वही चीजें हम लोग लेंगे। एक गैस लेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, 1 मोल ऑफ गैस होती है। तो यहाँ पे जो गैस होगी वो कंप्रेस होती है, यहाँ पे हम लोगों को कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो गैस पार्टिकल्स जो है, यहाँ पे जो पिस्टन के पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, ये गैस पार्टिकल्स क्या होंगे? तो गैस पार्टिकल कंप्रेस्ड होते हैं। अब जब गैस पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा था? तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। पॉजिटिव वर्क डन में वॉल्यूम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। नेगेटिव वर्क डन में वॉल्यूम क्या होगा? तो डिक्रीज होगा। यहां पे जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अंदर की तरफ आएगा, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा। तो जब किसी सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वहां पे हम लोगों को कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। गैस कंप्रेस्ड हो रही है, गैस अगर कंप्रेस्ड होगी तो पिस्टन जो है ये इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे एक्सपांशन हुआ था पॉजिटिव वर्क डन में, तो पिस्टन बाहर की तरफ आया था। नेगेटिव वर्क डन में कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कि गैस कंप्रेस्ड हो रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम लोगों को पिस्टन जो है ये अंदर जाते हुए मिलेगा। ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में। अब इसका देखते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। 4 मार्क के लिए आया है, इसको भी एक्सप्लेन करना है और ये दोनों पीवी डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। तो पीवी डायग्राम फॉर पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन में हम लोगों ने क्या देखे थे कि एक्सपांशन देखने के लिए मिला था। क्या देखने के लिए मिला था हम लोगों को? एक्सपांशन। मैंने क्या बोला था? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोगों को वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए पीवी डायग्राम में भी दिखने को होना। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 1 से हम लोगों की प्रोसेस स्टार्ट हुई, y एक्सिस इसका प्रेशर होता है एंड x एक्सिस में वॉल्यूम होता है। तो 1 से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, 1 से जा रही है कहां तक? 2 तक। तो 1 से 2 पे जब प्रोसेस जा रही है तो 1 से 2 क्या शो कर रहा है हम लोगों को? वॉल्यूम देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, यहां से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से ये एरो देंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर P1 से P2 डिक्रीज हो रहा है। तो इसका हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होगा इसका? तो W इक्वल्स टू होता है PdV। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ PdV। यहाँ पे प्रेशर, सपोज यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो W इक्वल्स टू P इंटीग्रल ऑफ V2 टू V1 dV। तो dV मतलब क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। सपोज अब यहां पे हम लोगों को बोला है कि वेरिंग प्रेशर, यहां पे हम लोग क्या बोला है? वेरिंग प्रेशर। तो कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। ठीक है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह सकता। यहां पे वेरिंग प्रेशर अगर बोला है तो हम लोग फॉर्मूला इसी तरीके से लिखेंगे, dW इक्वल्स टू P इंटीग्रल ऑफ V2 टू V1 इनटू dV। dV मतलब क्या होता है? तो V2 माइनस V1। W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। ये हो जाएगा हम लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, सेम चीज हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन में देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव वर्क डन में हम लोगों ने क्या बोले थे? तो नेगेटिव वर्क डन में कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पीवी डायग्राम में भी वो दिखने को होना। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1 से प्रोसेस स्टार्ट होगी और कहां पे जाएगी? 2 पे। तो 1 से जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और 2 पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में गए थे और वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो प्रोसेस जो है ये हम लोगों का 1 to 2 आएगा, एरो ऊपर की डायरेक्शन में हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम पीवी डायग्राम में देखने के लिए क्या मिलेगा? तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम लोग इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन के लिए हम लोग एक लिख सकते हैं कि प्रेशर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम से।
प्रेशर ये वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो प्रेशर वॉल्यूम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इसको पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ। क्या होता है यहाँ पे, बॉयल्स लॉ। और इसी को तुम लोग पीवी इक्वल्स टू टी अगर कांस्टेंट अगर टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट वो इसमें नहीं आता। तो पीवी डायग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, तब जाके 4 मार्क्स हम लोगों को मिलेंगे। मतलब 2 मार्क्स इसके ऊपर रहेगा, 2 मार्क्स इसके ऊपर रहेगा। जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। 4 इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम लोगों के पास है जो कंफर्म बोर्ड में पूछते हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहां पे हम लोगों को चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं जहां पे बॉयल्स लॉ ओबे होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी वही है। बॉयल्स लॉ भी हम लोग को वही बताता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये हम लोगों को बॉयल्स लॉ बताता है। ठीक है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ ओबे होगा। टेंपरेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, टेंपरेचर अगर चेंज नहीं होगा तो वहां पे हम लोगों को सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। देन हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, हम लोग लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर लिखता है तो यही इक्वेशन हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू टी। टीपीटी क्या है, तो कांस्टेंट है। देन फाइनल और इनिशियल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा PI/VR इक्वल्स टू PF/PF इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू T। एंड टेंपरेचर अगर सिस्टम का कांस्टेंट है तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0 भी बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, Q इक्वल्स टू W। देन पीवी डायग्राम हम लोगों को बनाना है, अगर 2 मार्क के लिए पूछा है तो तुम लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा, पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पीवी डायग्राम क्या हो जाएगा, एक स्लोप हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम कैसे हैं, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये एरो अगर ऊपर कर देते हैं हम लोग तो प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये हो गया इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सेम आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस हम लोगों को क्या पता चलेगा कि आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है, सबसे पहले यही पता करना है। क्या पता करना है कि कांस्टेंट क्या है, तो बार लिया है, बार किसका यूनिट होता है, तो बार प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो थर्मोडायनामिक स्टेट जो होते हैं हम लोगों के, उसमें से कोई भी ना डेल्टा यू ना क्यू और ना डब्ल्यू ये 0 होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। हम लोग इजीली लिख सकते हैं, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, W इक्वल्स टू PdV। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, तो हम लोगों को वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन भी मिलेगा, हीट भी मिलेगा, और सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एज इट इज रहेगा, जैसा हम लोगों का लॉ होता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका पीवी डायग्राम क्या आएगा, तो पीवी डायग्राम देख लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो पीवी डायग्राम क्या होगा, क्या कांस्टेंट बोला है, प्रेशर कांस्टेंट बोला है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन नहीं आएगी, मतलब कि ऊपर नहीं जाएगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ हम लोगों का वॉल्यूम सिर्फ चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम अगर किसी सिस्टम का कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा V इक्वल्स टू अगर 0 है, तो किसी सिस्टम का जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वहां पे वर्क डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, निकालने के लिए क्या बोला है, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर। तो क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर एन आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन हम लोगों को लेना है ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपांशन हम लोग लेंगे आइडियल गैस का। इट्स इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम Vi इसका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा एंड FVF इसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा। तो वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वर्क डन क्या लेंगे हम लोग, W इक्वल्स टू होता है PdV। W इक्वल्स टू क्या होता है,
पीडीवी होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको, इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको इस इक्वेशन को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ता है इनिशियल एंड फाइनल के फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिखेंगे W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ VF टू VI P dV। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोले कि आइडियल गैस है, कौन सा गैस है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है इसका, PV इक्वल्स टू NRT हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देंगे इक्वेशन 1 यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू NRT। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे P हम लोगों के पास है, तो ये इक्वेशन को P के फॉर्म में लिखो। P इक्वल्स टू हो जाएगा NRT अपॉन V, इसको दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में P के जगह पे P का वैल्यू पुट अप करना है NRT अपॉन V फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ VF टू VI, P के जगह पे उसका वैल्यू पुट अप करो NRT अपॉन V इंटू dV। ठीक है, dV को V के नीचे लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू NR और T, इसमें कांस्टेंट होता है तो NRT को बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ VF टू VI dV अपॉन V हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्या करना है इसका, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W इक्वल्स टू NRT क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल्स टू NRT log ऑफ VF टू VI हम लोगों का फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है W इक्वल्स टू NRT log ऑफ VF टू VI। ठीक है, और log के वजह से हम लोगों के पास एक इक्वेशन आता है 2.303 NRT log ऑफ VF टू VI। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने देखे थे कि डेल्टा टी कांस्टेंट था। ठीक है, डेल्टा टी इसमें कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा यू भी कांस्टेंट होता है, मतलब जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा यू जीरो होने की वजह से हम लोगों का वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या हुआ था, तो इसका जो हीट रहेगा, देयरफॉर द हीट ट्रांसफर ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट ट्रांसफर कितना रहेगा, सेम रहेगा। W इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 2.303 NRT log ऑफ VF टू VI। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फाइनल आंसर लिखना है, उस पे हाफ मार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर 3 और 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें, देखो डेरिवेशन है, 3 और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और इस बार आने के चांसेस वैसे भी ज्यादा है। क्या बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखे थे, एडियाबेटिक प्रोसेस में कि उसमें हीट कांस्टेंट था। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, एडियाबेटिक सिस्टम कैसा रहता है, तो थर्मली आइसोलेटेड, ना कोई अंदर जा सकता है ना वहां से कोई बाहर आ सकता है, ना वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, इट कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा उसका, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवीडीटी, जो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पेयर फ्रिक्शन के बाद निकाले थे। ठीक है, एंड वर्क डन, सेम वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ VF टू VI P dV, इतना वर्क डन हम लोगों को पता है। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या होता है, तो सबसे पहले बोले थे देयरफॉर PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बोला है, PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब C। तो PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू C हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में लिखेंगे। इसके फॉर्म में लिखने का, इसको इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में। तो
पहले हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा, क्या इक्वेशन मिलेगा, इसको लिख लेते हैं, इनिशियल फाइनल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा pi vi raised to the power gamma equals to pf vf raised to the power gamma equals to कांस्टेंट। इसको लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन है pv raised to the power gamma equals to c, तो अपने पास यहाँ पे देखो p दिया हुआ है, तो ये p के लिए अपने को ये वाला इक्वेशन कुछ तो भी करना पड़ेगा, p के फॉर्म में लिखेंगे इसको, p equals to c upon v raised to the power gamma, इसको दो इक्वेशन 4, ठीक है। अब p के जगह पे इक्वेशन 1 में p के जगह पे उसका वैल्यू पुट अप करेंगे c upon v raised to the power gamma, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो क्या मिलेगा हम लोगों को इक्वेशन 1 एंड 4 से, इक्वेशन 1 हम लोगों का ये है w equals to इंटीग्रल ऑफ vf to vi, p कितना है c upon v raised to the power gamma, c upon v raised to the power gamma into dv, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग वैसे भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, c बाहर निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है v raised to the power gamma 1 upon v raised to the power gamma, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को इसको पहले ऊपर लाना पड़ेगा, तो w इक्वल्स टू हो जाएगा 1 upon c, सॉरी c upon c into vf to vi 1 upon v raised to the power gamma dv, ठीक है। 1 upon v raised to the power gamma, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा w equals to c इंटीग्रल ऑफ vf to vi v raised to the power minus gamma, ऊपर आएगा तो माइनस गामा हो जाएगा इनटू dv। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मिलेगा w equals to c in v raised to the power minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 vf to vi, ठीक है। अब ये वाली पॉजिटिव टर्म को इधर ला लो, नेगेटिव टर्म को उधर कर लो, तो w इक्वल्स टू हो जाएगा c v रेज़ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस गामा vf टू vi। क्या करना है देखो, फाइनल टू इनिशियल बोला है तो फाइनल टू इनिशियल के फॉर्म में इसको रखना है, ठीक है। देखो एक बार क्या करेंगे, एक बार फाइनल वाला टर्म माइनस करके एक बार इनिशियल वाला टर्म 1 अपॉन गामा, ये जो टर्म है ना इसको बाहर ले रहे हैं हम लोग, c अपॉन 1 माइनस गामा v रेज़ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया किसके लिए, फाइनल के लिए, माइनस v i रेज़ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। एक बार फाइनल के लिए एक बार इनिशियल के लिए। अब हम लोगों को पता है c फाइनल के लिए हम लोगों के पास है c इक्वल्स टू क्या होता है pi vi रेज़ टू द पावर गामा एंड pf vf रेज़ टू द पावर गामा। तो पहले यहां पे चेंजेस करते हैं, क्या चेंजेस करना है देखो, w इक्वल्स टू c अपॉन 1 माइनस गामा, इसको फिर से नीचे लेके जाओ जैसे अपन ने इसको ऊपर लाए थे, 1 अपॉन vf रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन vi रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। साइन चेंज होगी, जैसे ऊपर लाए थे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको 1 अपॉन v रेज़ टू द पावर गामा को ऊपर लाए थे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ था, यहाँ पे भी सेम चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब c इक्वल्स टू क्या होता है, c इक्वल्स टू क्या होता है pi vi रेज़ टू द पावर गामा pf vf रेज़ टू द पावर गामा। तो फाइनल के ऊपर फाइनल, ये c इसका भी है और ये c इसका भी है, क्या करना है w इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, c इसका भी है तो फाइनल के जगह पे फाइनल वाला टर्म भी रखने का, c इक्वल्स टू क्या है pf vf रेज़ टू द पावर गामा, तो f के ऊपर f pf vf रेज़ टू द पावर गामा अपॉन vf रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस इनिशियल के ऊपर इनिशियल pi vi रेज़ टू द पावर गामा अपॉन p vi रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है ना इसको भी ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, w इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा pf vf रेज़ टू द पावर गामा, ठीक है, इनटू vf रेज़ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, सेम यहाँ पे pi vi रेज़ टू द पावर गामा इनटू vi रेज़ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1,
ठीक है, अब यहाँ पे Vf और यहाँ पे Vi कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस गैमा Pf Vf रेज टू द पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1 माइनस Pi Vi रेज टू द पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1। यहाँ से प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों के पास 1/1 माइनस गैमा Pf Vf रेज टू द पावर 1, तो वो लिखने का नहीं, माइनस Pi Vi रेज टू द पावर 1, तो हम लोग 1 नहीं लिखते पावर में। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोगों का ये वाला बना वर्क डन के लिए W इक्वल्स टू Pf Vf माइनस Pi Vi अपॉन 1 माइनस गैमा, इतना वर्क डन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग Pf Vf मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को जैसे PV इक्वल्स टू nRT होता है वैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। Pf Vf माइनस Pi Vi की जगह पे हम लोग nRTF माइनस Ti ये पुटअप कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा nRTF माइनस Ti, तो इसके जगह पे ये वाला इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोगों का रहेगा किसके लिए, वर्क डन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 में से एक प्रोसेस 100% आती है, तो अच्छे से करके रखना। 2 प्रोसेस हो गई, 2 प्रोसेस बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर, जो कि डेरिवेशन रहेगा, हम लोग इसका हीट निकालते हैं। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। 2 या 3 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके रखना। ठीक है, तो क्या बोला है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, बार आया है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा पी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आइडियल गैस हम लोग सेम आइडियल गैस हम लोग कंसीडर करेंगे जहां पे वॉल्यूम एक्सपांड होगा एंड एट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू P dV, क्योंकि P कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, W इक्वल्स टू P Vf माइनस Vi। ठीक है, और वर्क डन हम लोगों को मिल गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन हम लोगों को मिल गया P dV, dV मतलब क्या, Vf माइनस Vi। ठीक है, अब इसी को nRT के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो PV इक्वल्स टू क्या होता है, एज PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ठीक है, तो P Vf माइनस Vi हम लोगों ने लिखे इक्वल्स टू nR TF माइनस Ti भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू P Vf माइनस Vi इक्वल्स टू P Vf माइनस Vi की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, nRTF माइनस Ti, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। ये निकल गया हम लोगों का वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं। देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी dt। dt को हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी टीएफ माइनस टीआई। यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज है, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज है, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है हम लोगों का, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। हम लोगों को निकालना है हीट, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना है हम लोगों का, NCV TF माइनस TI, तो NCV dt लिखता है प्लस W क्या है, NR dt लिखता है, फिलहाल के लिए dt लिखता है, NR dt। ठीक है, तो क्या करेंगे, N देखो यहां से ना N और dt कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, N CV प्लस R इंटू dt, ये हम लोगों ने कॉमन निकाल लिए, मतलब CV प्लस R हम लोगों ने कॉमन निकाल लिए, N ये कॉमन निकला और यहां से dt कॉमन निकला, CV प्लस R हम लोगों के पास है। तो CV प्लस R मतलब क्या होता है, तो CP N CP dt। ठीक है, ये हो जाएगा NCP dt, तो ये हो जाएगा हम लोगों का हीट का इक्वेशन। Therefore
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी 2 या फिर 3 मार्क के लिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से करके रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि फरवरी 2025 मतलब अभी अभी पूछा है, अभी अभी पिछले साल जो गया। ठीक है, फरवरी 2025 में आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा है। ठीक है, इसके पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आइसोथर्मल के ऊपर पूछा हुआ था। तो क्या बोला है, अ गैस ऑफ 0.5 मोल एट 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर एंड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंशन लेने का नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, W इक्वल्स टू 2.303 nRT log of Vf upon Vi ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है। क्या दिया हम लोगों को गिवन में, 0.5 मोल ऑफ गैस, मतलब स्मॉल m दिया हुआ है 0.5, देन टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन का, केल्विन है, केल्विन में रहने देने का, डिग्री अगर दिया हुआ है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, एंड Vf हम लोगों को दिया है 6 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power -6, -6 ही होता है यहां तक। तो क्या हो जाएगा, Vf और Vi हम लोगों को दिया है, फाइंड करना है हम लोगों को। टू फाइंड में हम लोग लिखेंगे वर्क डन W, तभी हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे इसका, फॉर्मूला वही वाला लिखना है हम लोगों को, W इक्वल्स टू 2.303 nRT log of Vf अपॉन Vi। ठीक है, क्या है, W इक्वल्स टू 2.303 n कितना दिया है 0.5, R हम लोगों को पता है 8.303 होता है, 8.3134 लेते हैं। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन का, इनटू लॉग ऑफ Vf, Vf कितना है हम लोगों का, Vf 6 और ये 2, तो 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो W इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.5 इंटू 300, ये हो जाएगा 150 इंटू 8.314 इंटू लॉग ऑफ 3। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन हम लोगों को लॉग बुक से करना है, लॉग बुक हम लोगों को मिलती है, तो लॉग एंटी लॉग से ही हम लोगों को ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब लॉग एंटी लॉग से अगर सॉल्व करना है तो हम लोगों को लॉग एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग हम लोग किसका लेंगे, लॉग हम लोग लेंगे 150 का, तो W इक्वल्स टू 2.303 का भी लॉग, 150 का भी लॉग, 8.134 का भी लॉग और 30 का भी लॉग हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरा जब हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं, तो लॉग से सॉल्व करने के बाद हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा, तो पहले इसके लॉग निकालते हैं, लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 150 प्लस लॉग ऑफ 8.314 लॉग ऑफ 8.314 सॉरी 134। ठीक है, एंड लॉग ऑफ 3 ऑलरेडी है, प्लस लॉग ऑफ 3। अब लॉग निकल जाएंगे हम लोगों के, तो फिर सबको ऐड करना, ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे, और एंटी लॉग हम लोगों का निकलेगा 3.1366 लॉग, इसके बाद हम लोगों को निकालना है W इक्वल्स टू एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग देखने का, पॉइंट के बाद वाले का एंटी लॉग देखते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा 1.370 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, तो W हम लोगों का आ जाएगा 1370 जूल, तो इतना वर्क डन हम लोगों को मिलेगा।
ठीक है, अब हम लोगों को इतना वर्क डन तो मिल गया, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है द वर्क डन बाय द गैस। फाइनल आंसर लिखना पड़ता है, देयरफॉर द वर्क डन बाय द गैस इज W इक्वल्स टू 1370 जूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पिछले साल भी पूछा था, इसके बाद भी पूछा, इसके पहले भी और एक बार पूछा हुआ है, सेम न्यूमेरिकल था। ठीक है, और 2-3 न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हैं वो हम लोग लेने वाले हैं, तो अच्छे से करके रखना चैप्टर, 7 मार्क का चैप्टर है, ध्यान में रखना, अच्छे से करके रखो। जितना हम लोगों ने ये वीडियो में लिया है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन भी, तो अच्छे से करके रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का हीट पंप थर्मोडायनामिक्स में। अभी तक की ये टॉपिक पूछा नहीं, हीट पंप के बाद के जितने भी टॉपिक्स अभी तक के एग्जाम में पूछे नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक है, नए कोर्स में आया है, तो देखते हैं इस बार अगर पूछा तो अच्छा रहेगा। तो हीट पंप क्या होता है? हीट पंप है हीट इंजन, इसी को हीट इंजन भी बोलता है, इसी को हीट इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग हीट इंजन बोलेंगे। तो हीट इंजन क्या होता है? नॉर्मली हीट इंजन हम लोग यूज करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें हीट को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। हीट इंजन हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं? हीट इंजन में हम लोग हीट यूज करते हैं, ठीक है, और उस हीट को मैकेनिकल वर्क में, मतलब हीट यूज करेंगे इसके लिए, तो वर्क डन परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए इस हीट को हम लोग यूज करते हैं। तो हीट इंजन क्या हो गया? तो हीट इंजन मतलब कि किसी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, अब हीट इंजन का फ्लो चार्ट है, तो ये फ्लो चार्ट किस तरीके से वर्क करता है? 3 कंपोनेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है हॉट रिजर्वायर, एक होता है कोल्ड रिजर्वायर और तीसरा होता है इंजन। 3 कंपोनेंट होता है बस, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर और इंजन, ऐसे 3 कंपोनेंट होता है इंजन, जहां पे हम लोग हॉट रिजर्वायर से जो भी मटेरियल हम लोग पुटअप करेंगे, जो भी इनपुट हम लोग देते हैं, तो हॉट रिजर्वायर क्या करता है? रिजर्वायर क्या करता है? रिजर्वायर कुछ चीजों को रिजर्व करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे हॉट रिजर्वायर क्या करेगा? तो हॉट रिजर्वायर से हम लोग कुछ इंजन में इनपुट करेंगे, हॉट रिजर्वायर से टेम्परेचर जो है ये इंजन में इनपुट होगा, और यहाँ पे सपोज जैसे हम लोग टरबाइन के अगर एक एग्जांपल लेते हैं, तो टरबाइन क्या करता है? टरबाइन में हम लोगों ने हीट, ये सपोज टरबाइन है, ठीक है, तो टरबाइन में अगर हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टीम, तो ये टरबाइन क्या करता है? ये हीट क्या करेगी? इस स्टीम क्या करेगी? ये स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करवाती है, ठीक है, और रोटेट करने के बाद हम लोगों को फिर ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करके देता है। सेम चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि यहां से जो हीट हम लोग इंजन को देने वाले हैं, तो इंजन उसको यूज करता है, के लिए, तो वर्क डन करने के लिए। तो जो भी इंजन यूज करेगा, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इंजन यूज करने वाला है, वो वर्क डन प्रोवाइड करेगा हम लोगों को, मतलब कि उससे हम लोगों का वर्क डन होगा, और वर्क डन होने के बाद अब ये इंजन जितना अमाउंट ऑफ हीट यहां से आ रहा है, पूरा का पूरा हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है क्या? तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो कुछ तो भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट होती है, ठीक है, तो यहां पे कुछ तो भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं टीसी, ठीक है, तो यहां से जो हम लोगों ने हीट दी है ये हो जाएगा QH, यहां से हॉट रिजर्वायर से जो हम लोगों ने हीट दी है इंजन में वर्क डन परफॉर्म करने के लिए, तो ये हो गया QH, ठीक है, इंजन उसको यूज करेगा, इंजन ये हीट को यूज करेगा वर्क डन परफॉर्म करने के लिए, और कुछ तो भी अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट होती है, तो वो जो रिजेक्टेड हीट होती है वो यहां पे आएगी, तो ये हो जाएगा QC, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का रिजेक्टेड हीट। अब वर्क डन कैसे मिलेगा? तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है QH प्लस QC, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? QH प्लस QC, तो इसका हम लोग फिर इफिशियंसी इजीली निकाल सकते हैं। इफिशियंसी मतलब कितना एवरेज हम लोगों को दे सकता है, इफिशियंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, तो ईटा इक्वल्स टू होता है W अपॉन QH, ईटा इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन QH, वर्क डन अपॉन QH होता है, तो W क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है QH प्लस QC, बट W इक्वल्स टू क्या होता है? QH प्लस QC, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? QH प्लस QC अपॉन QH, ये QH इसका भी है और इसका भी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे QH अपॉन QH माइनस प्लस QC अपॉन QH, QH से QH कैंसिल, यहाँ पे आया 1, तो ईटा कितना मिलेगा हम लोगों को? 1 प्लस
QC अपॉन QH, इसको देते हैं इक्वेशन। ये हो गया हम लोगों का इफिशियंसी। इतना इफिशियंसी हम लोगों को मिलेगा, ये क्वेश्चन अच्छे से करके रखना, इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट, सेम एज इट इज फ्लो चार्ट बना के आना, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होगा। और पीवी डायग्राम, हीट इंजन का पीवी डायग्राम, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन, ये टॉपिक अच्छे से करके रखो, ये 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस होंगे। अब पीवी डायग्राम किस तरीके से रहेगी, तो पीवी डायग्राम में आप लोग क्या देख रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, हीट इंजन का पीवी डायग्राम, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम हम लोगों को शो करना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, क्या शो कर रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब वर्क डन नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोसेस मिलेगा वो आइसोकोरिक एक्सपांशन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, आइसोकोरिक एक्सपांशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ए से हम लोग बी की तरफ गए, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इनिशियल से फाइनल में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, हम लोगों को दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी वर्क डन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, देन बी से सी की तरफ जब हम लोग आएंगे, तो बी से सी की तरफ जब हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सी प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि हम लोग देख रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोयल्स लॉ है, बोयल्स लॉ, और क्या है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा T इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ ओबे होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब सी से जब हम लोग डी की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होने को होना, कंप्रेशन, आइसोकोरिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक कंप्रेशन, डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर डी से हम लोग ए की तरफ जाएंगे, तो डी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हम लोगों को प्रेशर इंक्रीज होते हुए मिलेगा और वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए मिलेगा, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा T इक्वल्स टू 0 हम लोगों को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। और फिर ये प्रोसेस फिर से ए से बी, बी से सी से डी। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया, तो हर एक प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, कहां पे एक्सपांशन है, कहां पे कंप्रेशन है, कहां पे एक्सपांशन है, कहां पे आइसोथर्मल है, ये प्रोसेस आपको 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हीट इंजन का ये एफिशिएंसी है, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। पीवी डायग्राम अगर आती है तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और हीट इंजन का फ्लो चार्ट ये भी 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन इस साल पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो ये अच्छे से करके जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन सेम होता है, तो इसमें भी पीवी डायग्राम होता है, कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम, ये भी पूछने के चांसेस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो कार्नोट साइकिल हम लोग क्या बोलती है, ए से बी हम लोग जब जा रहे हैं, कार्नोट साइकिल पे जब हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डिक्रीज, दोनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, T इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब B से C की तरफ जा रहे, देखो B से C की तरफ हम लोग जा रहे, तो भी हम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हुए मिल रहा है। यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज हो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार की हो गई, फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं आएगी, अगर आएगी तो फिर यहाँ पे आएगी आइसोथर्मल, यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये हम लोगों को
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट यहां पे अब जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जहां पे सेम होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है, बट यहाँ पे हीट कांस्टेंट होगी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हीट कांस्टेंट होगी। एंड सेम सी से जब हम लोग डी की तरफ जा रहे हैं, तो सी से डी की तरफ जाने के लिए हम लोगों की जो प्रोसेस होगी वो इस तरीके से होगी, कुछ तो भी इस तरीके का हम लोगों को कर्व देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से, मतलब हम लोग ऊपर भी जा रहे हैं और हम लोग ऊपर इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कौन सी प्रोसेस रहेगी यहाँ पे, आइसोथर्मल। हीट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से हीट रिजेक्ट होने वाली है, तो ये भी हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एंड लास्ट प्रोसेस हम लोगों की यहां पे रहेगी, जहां पे हम लोगों को एडियाबेटिक कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। सेम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि ये देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एट हीट कैसी है तो कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे कंप्रेशन होगा जहां पे हीट हम लोगों का कांस्टेंट होगा, ठीक है। चारों प्रोसेस हम लोगों को अगर 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए भी पूछा है, तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो इस तरीके से चारों प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, 4 पॉइंट 4 प्रोसेस पे, और 1 पॉइंट इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को लगता है, ठीक है। डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। अगर 2 मार्क के लिए आया तो सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसके अंदर सही डायग्राम के अंदर। और 3 मार्क्स के लिए अगर आता है या फिर 4 मार्क्स के लिए अगर आता है तो 3 और 4 मार्क्स के लिए इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम के साथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके रखो। उसके बाद स्टेरलिंग साइकिल है, वो स्टेरलिंग साइकिल आप लोग कर लो। स्टेरलिंग साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अच्छे से करके रखना। एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अच्छे से करो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 आता है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड एक आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ऐसे 2 स्टेटमेंट इसमें है, तो ये अच्छे से करके रखना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। देन रेफ्रिजरेटर, एक और टॉपिक है हम लोगों का रेफ्रिजरेटर। डायग्राम के साथ रेफ्रिजरेटर अच्छे से करके रखो, इसका पीवी डायग्राम अगर आता है आप लोगों के पास तो वो भी अच्छे से करके रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक अच्छे से करके रखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का 4th चैप्टर खत्म हो रहा है।